गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज के दिन मैं आपको काल्विन साइकिल मतलब समझ रहे हो ना, काल्विन साइकिल पढ़ाने वाला हूँ, जिसपे कम से कम आपके 12 क्वेश्चंस बनेंगे, 12 क्वेश्चंस बनेंगे, 12 क्वेश्चन बनेंगे। काल्विन साइकिल, काल्विन चक्र भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और आपको मालूम है कि ये काल्विन चक्र जो है एनसीईआरटी का बना हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में कि काल्विन चक्र में कुल मिला के 3 बॉक्सेस बने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 जो है वो कार्बोक्सिलेशन, हिंदी में कार्बोक्सिलीकरण। नंबर 2 रिडक्शन, हिंदी में अपचयन। नंबर 3 रीजनरेशन, हिंदी में पुनरुद्भवन। तो ये 3 इक्वेशन मान लो आप। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा करके, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। देखो, पहला इक्वेशन कार्बोक्सिलेशन, जिसमें RuBp और CO2 और वाटर मिल करके है ना, जो है 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। 3PGA कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, ठीक है ना। और RuBp कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। तो समझ लीजिए ना, 5 और 1 6 कार्बन, 6 कार्बन से 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो इस तरीके से 6 कार्बन बैलेंस हो गए। ये रिएक्शन हो गई कार्बोक्सिलेशन, ये पहले स्टेप है। ये सबसे, ये जो है आपके कहते हैं इसको मोस्ट क्रूशियल स्टेप कहते हैं ये अंग्रेजी में। दूसरा जो इक्वेशन है वो रिडक्शन है, जिसमें 3PGA के 2 मॉलिक्यूल 2 ATP और 2 NADPH2 के साथ मिल करके है ना ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट का एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, तो ट्रायोज फॉस्फेट जो एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं ये ट्रायोज शुगर भी है, और इसको हम 3PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कह सकते हैं। इसके जो है यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल से, जो कि 3 कार्बन का है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि 3 कार्बन का ही है। तो ये हो गया रिडक्शन, यानी कि दूसरा इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि रिडक्शन में एटीपी और NADPH खर्च हो रही है, और रिडक्शन से ही क्या बनता है? शुगर बन रहा है। देख लो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च ऐसे करके लिखा होगा। तो रिडक्शन से क्या बनता है बच्चों? शुगर। रिडक्शन से क्या बनता है? शुगर। काल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3PGA है ना। अच्छा, उस तीसरा इक्वेशन क्या है? रीजनरेशन, जिसमें 3PGAL के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? RuBp के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इसी में जो है कार्बन के नंबर और मॉलिक्यूल्स के नंबर को मैं आपको समझा दूंगा, तो ये जो है एक एडिशनल जानकारी हो जाएगी। रीजनरेशन में आप देख रहे हो 1 ATP खर्च हो रही है, यानी कि एक काल्विन साइकिल के चक्र में एक CO2 को फिक्स करने के लिए कुल कितनी ATP? 2 ATP रिडक्शन में और 1 ATP रीजनरेशन में, 3 ATP खर्च हो रही है। NADPH2 कितनी? केवल 2, वो भी किस में? रिडक्शन में। अर्थात एक CO2 को काल्विन चक्र में फिक्स करने के लिए कुल ATP 3 और कुल NADPH2 2, ठीक है। तो अब एक CO2 एक चक्र में फिक्स हुआ, तो काल्विन चक्र के है ना 6 चक्र चलेंगे, 6 बार ये चक्र चलेगा, है ना, साइकिल चलेगी, तो फिर जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होने की वजह से CO2 के कितने होने चाहिए मॉलिक्यूल? 6 होने चाहिए। तो काल्विन साइकिल कितने बार चलेगा? 6 बार चलेगा, ठीक है। तो ये काल्विन साइकिल जो है 6 टाइम चलेगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। क्लियर होगी बात। और एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 और 1 3 ATP, तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए है ना 6 इंटू 3 = 18 ATP। एक सवाल नेट का हो गया। एक CO2 को फिक्स करने के लिए NADPH2 कितनी है? 2 है। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए NADPH2 कितनी होगी? 6 इंटू 2 = 12 NADPH2। एक सवाल ये भी हो गया। अब जो सबसे मुश्किल सवाल है, जो अक्सर टीचर्स भी कम बताते हैं, है ना, और बच्चे भी कम जानते हैं, वो ये है कि इसमें कार्बन के नंबर को हम कैसे बैलेंस करेंगे, और ये जो है मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप समझिए, आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि कैसे बैलेंस करेंगे। याद रखिएगा कि एक CO2 से है ना, आप ये देखो 3PGL के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो एक CO2 से 3PGL के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो अब आप बताइए 6 CO2 से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? है ना, 6 इंटू 12 यानी कि कितने, है ना, 12 जो है। एक CO2 से 2 मॉलिक्यूल किसके? 3PGL के। तो 6 CO2 से 12 मॉलिक्यूल 3PGAL का बनेगा। याद रखिएगा, किससे? 6 CO2 से 12 मॉलिक्यूल 3PGAL का बनेगा, 6 CO2 से, है ना। अब इसमें से क्या होगा? अब इसमें से देखो, इसको बाइफर्केशन कर दें अपन, तो इसके 2 मॉलिक्यूल 3PGAL जो है वो 2 मॉलिक्यूल ये चला जाएगा एक ग्लूकोज को बनाने में।
देखो याद रखना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा, ये मैं मॉलिक्यूल बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बच गए कितने मॉलिक्यूल बताओ, कितने 12 थे, तो 12 माइनस 2 इक्वल टू कितने बच गए 10, तो 10 मॉलिक्यूल 3 PgAl। ध्यान देना, 10 मॉलिक्यूल 3 PgAl, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बच्चों, है ना, कितने 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल RuBp के। याद रखना मैंने क्या कहा, 6 मॉलिक्यूल RuBp के बनाएंगे। अब ये आपको समझना होगा कि कैसे बने, अब मैंने बता दिया। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक CO2 से कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल 3 PgAl के, तो 6 CO2 से कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, है ना, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मॉलिक्यूल ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज शुगर या 3 PgAl का। तो 12 मॉलिक्यूल 3 PgAl से, है ना, 2 मॉलिक्यूल किस में चले गए, ग्लूकोज को बनाने में चले गए। याद करो ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, एक ग्लूकोज से 3 PgAl के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ इसकी उल्टी रिएक्शन हो रही है, यहाँ 3 PgAl के 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। बच गए 10 मॉलिक्यूल 3 PgAl के, तो ये चले गए RuBp को बनाने में, जो जिसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे इस जो है साइकिल को रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आसानी से आपको याद हो गया होगा, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ ताकि मैं आगे की बातें कार्बन को जो है बैलेंस करके बता दूँ, कार्बन और ATP को भी थोड़ा सा और डिटेल से बता दूँ, ठीक है। तो पहले मैं कार्बन को बैलेंस कर दूँ, ठीक है, पहले मैं कार्बन को बैलेंस कर दूँ। देखिए अब इसमें देखिए बच्चा, जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है, अब मैंने ये कहना है कि कार्बन को बैलेंस कर दूँ। अब आप बताओ आप कि 12 मॉलिक्यूल 3 PgAl में कितने कार्बन, है ना, 3 PgAl के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, एक मॉलिक्यूल 3 PgAl में 3 कार्बन, तो 12 मॉलिक्यूल 3 PgAl में 12 इंटू 12 इंटू क्या 3, है ना भाई, एक मॉलिक्यूल 3 PgAl में कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 12 मॉलिक्यूल 3 PgAl में कितने कार्बन, 12 इंटू 3, है ना, तो कितने हो गए, 36 कार्बन हो गए, 36 क्या हो गए, कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल को मैंने बैलेंस कर दिया, अब कार्बन को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो 36 कार्बन है, इस 36 कार्बन में से याद करो आप कि टोटल क्या हो गया, एक बना था क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसमें कितने कार्बन चले गए, 6 कार्बन चले गए, ठीक है। और मैंने क्या बनाया आप बताओ, है ना, क्या बनाया मैंने, 6 मॉलिक्यूल क्या बनाया, RuBp, क्या बनाया, 6 मॉलिक्यूल RuBp। RuBp में कितने कार्बन होते हैं, एक मॉलिक्यूल RuBp में, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कितने कार्बन, 5 कार्बन, आपको पता है। तो 6 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो गया बताओ, एक मॉलिक्यूल RuBp में 5 कार्बन, तो 6 मॉलिक्यूल RuBp में कितने कार्बन, 6 इंटू 5 कितने हो गए, 30 कार्बन। तो यहाँ देखो ये आ गया 30 कार्बन, 30 कार्बन और ये 6 कार्बन मिलकर के कितने कार्बन हो गए, 36 कार्बन। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक बहुत ही बेहतरीन 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 सवाल, कार्बन को बैलेंस कर रहा हूँ, याद रखिएगा। एक और सवाल देखिए, आपने कहा कि टोटल जो है 18 ATP खर्च होती है, ठीक है, किसके लिए, फॉर 6 CO2, है ना। तो अब आप देखिएगा इस 18 ATP को भी हम बाइफर्केट करेंगे बच्चा। तो देखो आप इसमें कि 18 ATP में से, है ना, 6 ATP कंज्यूम होती है, 6 ATP कंज्यूम होती है किसके लिए, रीजनरेशन में, है ना। 18 ATP क्या है, 6 CO2 के लिए है, यानी कि 6 टर्न काल्विन साइकिल, 6 टर्न क्या है, काल्विन साइकिल। याद रखिएगा काल्विन साइकिल सभी में होती है, प्लांट चाहे C3 हो, C4 हो, कैम प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, शुगर बनाने का एक ही मेथड है, वो है काल्विन साइकिल नेचर में। तो देखो 18 ATP में से 6 ATP किस में चले गए, रीजनरेशन में, किस में चले गए, रीजनरेशन में, और 12 ATP किस में चले गए, 12 ATP किस में बताओ, है ना, रिडक्शन में, 12 ATP किस में, रिडक्शन में। याद रखिएगा NCERT के अकॉर्डिंग और जो है क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन काल्विन साइकिल, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन काल्विन साइकिल इन विच सुगर इज फॉर्म्ड, रिमेंबर, ठीक है।
तो ये देखिए 18 एटीपी को भी अपन ने बाइफरकेट कर दिया कि 18 एटीपी में से 6 एटीपी का कंज्यूम हो गए किसमें, रीजनरेशन में, और जो है 12 एटीपी किसमें कंज्यूम हो गए, रिडक्शन में। ठीक है, और रिडक्शन में 12 एटीपी, एटीपी के अलावा और क्या लगा, NADPH2। क्या लगा, NADPH2। गलती से भी NADH2 मत कहना, क्यों, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 आता है। रिमेंबर, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 आता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में है ना NADPH2 आता है। ऐसे भी याद कर लेना, इसमें एक्स्ट्रा P है, P फॉर फोटोसिंथेसिस। हालांकि P फॉर एक्चुअली में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, बट आपको याद करना है NADH2 NADPH2 सो कंफ्यूजिंग दैट्स वाई आपको क्या करना है कि NADH2 और NADPH2 में बाइफरकेट करने के लिए हमेशा याद रखने के लिए NADH2 रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, NADPH2 फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, सिंपल। और इस तरीके से, हालांकि दोनों की एटीपी की जो कैपेसिटी है ना लगभग बराबर होती है, तो इस तरीके से जो एटीपी मतलब एटीपी प्रोड्यूस करने की, अगर वो एटीपी प्रोड्यूस करने लगे है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कहीं जा करके, तो ये आपको मैंने काल्विन साइकिल का याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, क्या कि काल्विन साइकिल में 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन, सॉरी 6 बोलने वाला था मैं, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक के कंपाउंड का सिंथेसाइज होता है। काल्विन साइकिल मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, बट एनसीईआरटी में केवल 3 स्टेप में इसको समझाया है। ये शॉर्टकट है, सिंप्लीफाइड साइकिल है, और बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको समझने का, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड किया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा कि काल्विन साइकिल में कार्बन की नंबर मिनिमम कितनी, 3 कार्बन, मैक्सिमम कितनी, 7 कार्बन, यानी कि इस 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन तक के कंपाउंड काल्विन साइकिल में बनते हैं। 2 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बनता या यूज होता है, 8 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बनता या यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने काल्विन साइकिल के लिए बहुत कुछ बता दिया है। इसमें कहीं से भी किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, मेरे बताने में कोई मिस्टेक हो गई हो जल्दीबाजी में, तो काइंडली आप मुझे रिमाइंड करवाएं और मुझे कमेंट्स में इसको बताएं कि कौन से टॉपिक को आपको फिर से समझना है। इसके और भी तरीके होंगे सिंप्लीफाइड करने के। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।